नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलाना चाहता हूं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से पेशे से एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। दिग्गज नेता अगर बात करूँ, दिग्गज नेता ही हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा के कार्यों की अगर बात करें तो तत्पर हर एक जगह 24-24 घंटे भी ड्यूटी कोरोना काल के समय में भी दी है। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, ये नाम नहीं ब्रांड बन चुका अपने आप में, हर चीज़ में सबसे आगे। सो फिलहाल एडवोकेट साहब से सवाल जवाब कर ही लेते हैं कि एक व्यक्ति इतने रोल अदा कैसे कर सकता है, ऐसा क्या खाते हो, क्या जादू की छड़ी घुमाते हो। सर नमस्कार। सर पहले तो बताइए, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, एडवोकेट भी हो पेशे से, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी हो, समाज सेवा में भी तत्पर रहते हो हर जगह। जब किसी को जरूरत पड़ती है, अगर कोई मदद मांगता है तो आप बगैर सोचे समझे तुरंत प्रभाव से पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतना समय निकाल कैसे पाते हैं, पहले तो बताओ। ऐसा है, देखो, जब इंसान किसी भी काम को ये समझ लेता है कि ये काम ज़रूरी है, ये करना है, तो वो हर जगह पहुंचेगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी पे ये काम छोटा है, ये बड़ा है, आप जिस काम को अहमियत दोगे ना वहाँ पहुँचोगे। बिल्कुल। इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है कि विशेषकर सामाजिक जो काम होते हैं, सोशल जो वर्क होते हैं, उनमें मैं ज़रूर, मेरी भागीदारी रहती है, मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे करता आ रहा हूँ और उस कड़ी को मैं, उस सिलसिले को मैं बंद नहीं करना चाहता, कि उसी की वजह से मेरी आज पहचान है। क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही, सच पूछो कि हमने संगठन बना लिया था और उसके बाद लगातार, चाहे हमारा कॉलेज टाइम था, फिर उसके बाद LLB की, या वकील बनने के बाद यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं, सब संस्थाएं बड़ी आदर मान करती हैं। सभी संस्थाओं में जितना भी बन पाता है सहयोग करने की मन में एक इच्छा रहती है और वो इच्छा मैं पूरी करता रहता हूँ। बिल्कुल। सर अभी कुछ समय पहले आप दिल्ली भी आपका दौरा हुआ है, कांग्रेस भवन में, वहाँ पर कुछ मीटिंग थी अहम मुद्दों को लेकर। आने वाले अगर राजनीति की बात करो, आने वाले समय में क्या रणनीति पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें? ऐसा देखो, मैं बहुत सालों से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी मेरा ये सिलसिला लगातार कोर्ट्स में भी और धरातल पे भी ये चल रहा था। उसी कड़ी में पिछले दिनों अभी कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता वहाँ उपस्थित थे और वहाँ कुछ विंग बनाए गए थे। और एक विंग जो था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विंग था एक कांग्रेस पार्टी का, जिसको हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्षा, पूर्व मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी उसको लीड कर रही थी। और बहन जी ने, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का जो मामला है, इस पे बहन कुमारी शैलजा जी हमेशा से ही बड़ी चिंतन करती रहती है। और उसी वजह से चिंतन शिविर में कुमारी शैलजा जी ने वहाँ एक ड्राफ्ट बनाया, जिसमें उन्होंने जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, SC BC और जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारा, उनके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। और एक बहुत बड़ी, जो कि आज़ादी के बाद से ही एक मांग उठ रही थी, सभी लोग अपने अपने स्तर पर, संगठन हो चाहे पार्टियाँ, लोग, हर आदमी इस बात की, जो वंचित वर्ग है वो आवाज़ उठा रहा था कि हमारी ये मांगे पूरी हो। बहन जी ने कमाल कर दिखाया कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं का करने की जैसे एक उन्होंने मन बनाया और वो कर रहे हैं और उन्होंने किया है ऐसा, तो उसमें उसके अलावा यूथ के लिए उन्होंने कहा 50% से कम उम्र के हम युवाओं को भी है ना 50% जो है ना टिकटें देंगे। इसके अलावा संगठन में भी हम भागीदारी देंगे, असेंबली में, पार्लियामेंट में हम कोटा विद इन कोटा, यानी कोटे में कोटा, SC BC का और अल्पसंख्यकों का जो करने का जो एक चिंतन और एक जो बात रखी, मुखर होकर के रखी, वो कुमारी शैलजा जी ने रखी। हम सभी बैकवर्ड के संगठन परसों ही दिल्ली में कुमारी शैलजा जी के वहाँ निवास पर हम मिले और वहाँ सभी लोगों ने बड़े प्रसन्नचित्त हो करके बहन जी का धन्यवाद किया। क्योंकि आज देश के जो हालात है, देश, और ये हमारा देश, कहने को तो हम ये कहते हैं कि हम जल्दी ही विकासशील देश की श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं, पर ये कहने की बातें हैं, जब तक सभी वर्ग
सभी वंचित वर्ग एक समान धारा में नहीं आएंगे, तब तक ये हमारा सपना ही रहेगा, इसको हम सपना ही संजोए रखेंगे। जब तक सभी लोग समान धारा में नहीं आएंगे, सभी वर्गों के, सभी जातियों के एक समान आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इस देश को विकासशील देश की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। कौन सा कहीं ना कहीं महंगाई की बात करें, दिन ब दिन चरम सीमा छूटती जा रही है। जो अच्छे दिनों का दावा था, ठीक अच्छे दिन होंगे, पर महंगाई भी आम व्यक्ति के बजट से बाहर जाती दिख रही है। महंगाई के मुद्दे को किस प्रकार देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में कम करेंगे कुछ या बढ़ाते जाएंगे? ऐसा है, देखो, बड़ा ही ये चिंता का विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें उन बातों को याद करके बड़ा महसूस होता है कि देश का प्रधानमंत्री भी क्या इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है। हम आज भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस समय कि आपको पेट्रोल के रेट 65 रुपये चाहिए या 35 रुपये चाहिए, आपको गैस सिलेंडर के रेट 450 रुपये चाहिए या 350 रुपये चाहिए। आपको किस तरह से अगर मैं बात करूं कि वो हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर बोल रहे थे, हमारे देश के रुपए के वैल्यू के ऊपर बोल रहे थे कि डॉलर की जो कीमत है आपको किस तरह से ये बढ़ रही है। उस समय जब 62 रुपीज़ $1 का जब मूल्य था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में बड़े मंचों पे बोल रहे थे कि जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब देश के राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जब देश की एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता में बैठी पार्टी मुद्दों पे ध्यान नहीं दे पा रही, तब ये पैसा जो है ना, पैसे की वैल्यू जो है ना घटती है और डॉलर का रेट बढ़ता है। आज हम पूछना चाहेंगे कि आज हमारे देश में $1 का की वैल्यू जो है वो 78 रुपये के करीब जा पहुंची है। क्या माननीय मोदी जी को इस पे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या आपने जो पहले कहा था वो बात बिल्कुल सार्थक थी, सही थी कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए ये डॉलर की जो है ना कीमत बढ़ गई है और हमारे पैसे की, रुपए की वैल्यू घट गई है? आपको जवाब देना चाहिए। इसी तरह पेट्रोल की जो बातें करते थे, आप जिस तरह से लच्छेदार भाषण देते थे, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो मीडिया के सामने आए और सवालों का जवाब दे। ये बातें बड़ी ही चिंता की है कि किस तरह से आज देश के लोगों की नब्ज के हिसाब से चलाया जा रहा है, न कि देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, देश की महंगाई के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, देश के विकास के हिसाब से देश को नहीं चलाया जा रहा। केवल लोग, क्योंकि हम सब लोगों को भूलने का एक हमारा सिस्टम हमारे माइंड का बना हुआ है कि हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों को उस भूल का फायदा उठा करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है। चाहे मैं बात करूं जात पात की, चाहे मैं बात करूं हिंदू मुसलमान की, कोई ना कोई नया आजकल हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं किस तरह से कि एक नई चीज़ आ रही है कि मदरसों में जो पैसा आता है, चढ़ावा चढ़ता है, उससे मदरसे के पैसे से मुस्लिम समाज के लोगों को या लोगों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के केंद्र बनाते हैं। इसी तरह चर्च में जो पैसे आते हैं, चर्च में जो चढ़ावा आता है, उस चर्च के पैसों से वो लोग शिक्षा के केंद्र बनाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता, मैं खुद भी बड़ा धार्मिक हूँ, मैं परमात्मा को मानने वाला इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना भगवान को मैं मानता हूँ शायद ही कोई मानता हो, जितनी मैं परमात्मा में हमारे पुराने जितने भी हमारे, किसमें राम की बात करूँ, श्री कृष्ण की बात करूँ, हनुमान जी की बात करूँ, हम सब उनको बड़े ही हमारे एक युग पुरुष, हमारे एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो रहे हैं, उनकी मैं बहुत नतमस्तक करता हूँ, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, क्या आपको जिस तरह से आप मंदिरों का निर्माण कर रहे हो, क्या आपको शिक्षा के केंद्र भी उसी रेशों में या उससे भी ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए?
ताकि लोग, गरीब लोग शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा में आगे बढ़े। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गरीब आदमी आज किस तरह से शिक्षा से वंचित है। आज हमारा देश का अगर हम देखें, रेशो अगर देखें, तो कुछ लोग ही जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी सब लोग सरकारी स्कूलों में एजुकेशन लेते हैं। और सरकारी स्कूलों का जो पढ़ाई का जो सत्र है, हम बहुत बखूबी उसके बारे में जानते हैं। इधर आ जाओ, बखूबी हम जानते हैं शिक्षा के सत्र को। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज देश में शिक्षा के केंद्र बनाने की ज़रूरत है। बहुत से IIT जैसे बहुत बड़े संस्थान, शिक्षा के संस्थान बनाने की ज़रूरत है। आज एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने की ज़रूरत है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोलने की ज़रूरत है। आज शिक्षा के हब खोलने की ज़रूरत है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों को केवल मुफ्त में राशन बांट करके, लोगों को हैंड टू माउथ करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करना एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मकसद बना लिया है कि लोगों को इस तरह से बना दो कि केवल और केवल वो रोटी के लिए सिर्फ उनको जुगाड़ कर दो और उनको तरक्की से, उनकी शिक्षा से, उनको अच्छे उद्योग लगाने से वो वंचित करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं, सच में आने वाला समय ऐसा होगा कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख करके वो जो एक फैक्ट्री खोलने का एक सपना संजोते थे और वो समझते थे कि मैं छोटा उद्योग लगाऊंगा, उसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों को मैं उसमें रोज़गार दूंगा। लेकिन आने वाला समय एक ऐसा होगा, जिस तरह की शिक्षा आज चल रही है और जो माहौल आज चल रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि सब शिक्षा प्राप्त एजुकेटेड लोग गले में बस्ता डाल के 5-5 हज़ार रुपये की नौकरियां इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चक्कर लगाएंगे कि हमें कोई 5,000 की, 10,000 की नौकरी दे दे, क्योंकि छोटे उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम इकोनॉमी और देश की जो हालात देख रहे हैं, क्योंकि देश में अडानी अंबानी जैसे ग्रुप किस तरह से गरीबी रेखा से तो लोग नीचे जा रहे हैं और उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? तो इससे हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उनके पास और अथाह भंडार पैसे का होगा, दुनिया भर की दौलत उनके पास होगी और गरीब आदमी गरीब होता जाएगा। मध्यम वर्ग का लोग है, मध्यम वर्ग का जो हमारा देश का जो नागरिक है, वो छोटे मोटे जो धंधे लगा के कुछ लोगों को रोजगार दे देता था, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है और आने वाले समय बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हालात आज देश के हैं। तो सर, कोई अंतिम में मैसेज देना चाहते हैं जनता जनार्दन को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भ्रमित ना हो, लच्छेदार भाषण सुन करके आप अपना माइंड अप्लाई करें। सभी लोग मंथन करें, सोचें वे किस नेता ने क्या बोला है और उसने किस हद तक उसमें सच्चाई है। आप जनता से मेरी गुजारिश है कि आप इस ओर ध्यान दें, नहीं तो आने वाला समय हमारा ऐसा होगा कि हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेगी, हमें कहेगी कि आप उस समय आप लोगों ने इस बात के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई। आज लोगों को सड़कों पे आने की ज़रूरत है। आज से पहले अगर मैं कहूँ 10 पैसे भी अगर पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, गैस का रेट बढ़ता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सड़कों पे भी आने के लिए भी लोग कतराते हैं। ऐसे ऐसे मुकदमे बना देती है कि वो लोग समझते हैं कि हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। ऐसा एक आतंक का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। सो फिलहाल अभी हमारे साथ एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अगर बात करूं, बिल्कुल आप समझ ही पा रहे हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है। जो कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, उस मुद्दों को लेकर जनता जनार्दन खुलकर बोले, कमेंट में अपनी राय रखें। कुछ आपके सवाल अगर और रह गए हों वो भी कमेंट में रखें, ताकि एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल तक वो सवाल हम पहुँचाने का कार्य करें।